मैंने ऑन मैंने ऑन कर दिया है। मेरे ख्याल से मैं लाइव हूँ इस समय। हाँ, मैं लाइव हूँ। हाँ। ओके। नमस्कार। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके माननीय कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी को मेरा सादर अभिवादन। और उनके निर्देशन में राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, राजनीति शास्त्र विभाग के सभी मेरे कॉलीग्स प्रोफेसर सिमवाल साहब के साथ सबको मेरा अभिवादन। आज हम यहाँ यूएस चाइना एंड इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड रिलेटेड इश्यूज़, इस पर बातचीत करने के लिए आज आदेश हुआ है। आप जानते ही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व की एक शक्ति है, और चीन भी अब एक ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज होकर के और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने ग्लोबल पावर के स्टेटस के लिए एजर्ट कर रहा है। और जाहिर है कि एक शक्ति पहले से है, एक शक्ति दूसरी इमर्ज होती है, और अपनी वर्ल्ड पावर को जब वो एजर्ट करती है तो शक्ति संघर्ष उत्पन्न होता है। और कुछ ऐसी नई बातें इधर इमर्ज हुई हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जिससे ऐसा लगता है कि जो आने वाला विश्व है उसमें हम एक नई विश्व व्यवस्था का जन्म होता हुआ देखेंगे। प्रकृति परिवर्तनशील है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी परिवर्तनशील है। 50 साल बाद, 100 साल बाद परिवर्तन आते रहते हैं। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत यूनियन के कोल्ड वार के रूप में एक नई दुनिया बनी। उससे पहले 1939 और उससे भी पहले 1919 में एक दूसरी तरह की शक्ति समीकरण थे। तो इस समय फिर से एक नई वैश्विक व्यवस्था का जन्म हो रहा है, और इसमें दो महाशक्तियाँ अमेरिका और चाइना आमने सामने हैं, और ये कैसे एक दूसरे के संबंधों को प्रभावित कर रही हैं और कैसे पूरी विश्व व्यवस्था को संभावित कर रही हैं, इससे इससे संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, इन सब बातचीत करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हैं। और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मैं इस विषय पर तीन इसको हम भागों में बात करते हैं। पहला तो हम भाग करें रूस, अमेरिका और चीन के बीच में राजनीतिक और डिप्लोमेटिक स्थिति क्या है, दूसरा इकोनॉमिक स्थिति क्या है, और तीसरे स्तर पे हम जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है आज के युग में, क्योंकि आज का युग साइंस टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इंफॉर्मेशन का है। तो टेक्नोलॉजिकल क्या दोनों के देशों में क्या संघर्ष की स्थिति है, तो इस स्तरीय स्तरीय बातचीत करते करते फिर हम लोग अंत में इसमें कहीं आइडियोलॉजिकल संघर्ष है क्या, इस पर एक बात करते करते अपनी वार्ता को समाप्त करेंगे। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने विद्यार्थियों से जो आज सुन रहे होंगे उनसे दो तीन बातें करना चाहता हूँ। उससे पहले कि आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कुछ मूलभूत बातों के बारे में तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का संघर्ष है। और हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ाते हैं, गेम थ्योरीज़, आइडियोलॉजिकल थ्योरी, बैलेंस ऑफ पावर, और जैसे हम अलग अलग विषय पढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि अलग अलग विषय हैं,
ऐसा नहीं है, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। इसी तरह से हमारी जो बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरीज़ हैं उनमें भी आपस में एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। और कुल मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो शक्ति का संघर्ष है। और राजनीति में कहा जाता है, हमारे भी राजनीति शास्त्र के जो महाभारत जैसे ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है कि कोई किसी का मित्र और कोई शत्रु नहीं होता है। जहाँ स्वार्थ सिद्धि होती हो और जहाँ सामर्थ्य हित हो, लोग उसी से संबंध बनाना चाहते हैं। और ये भी है कि जो बलवान है वो जो करता है वही धर्म है, वो जो कर दें वही सही है। और शास्त्र ये भी कहता है कि जिसको हम धर्म कहते हैं तो वो भी जहाँ बल होता है, अर्थ बल होता है, वहाँ उसकी गोदी में शरण लेता है। तो राजनीति के जो मानक हैं बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत क्रूर हैं, बहुत अलग हैं। और कई बार जब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी मेंटल जो ब्लॉक्स हैं उनको उसमें शामिल कर लेते हैं। और इसी के उदाहरण में मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो एक स्थान पर नेहरू, कोसिगिन और चर्चिल बैठे हुए थे। तो नेहरू जी ने कोसिगिन ने जो रशियन लीडर्स थे उन्होंने एक टोस्ट पे मक्खन लगाया और उन्होंने एक कोसिगिन, एक चर्चिल को दिया और एक नेहरू को दिया और कहा कि जो हम रशियंस हैं जब एक बार किसी के दोस्त हो जाते हैं तो दोस्त हो जाते हैं। तो नेहरू जी ने भी एक टोस्ट लगाया और कहा कि भाई हमारा जो वी द इंडियंस हैज़ नो एनिमीज़, हम तो भारतीय हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। चर्चिल सुन रहे थे और चर्चिल ने भी दोनों को टोस्ट लगा के दिया और कहा कि इंग्लैंड का कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। एक समय था जब मिसेस गांधी, जब हमारा देश, एक समय था जब देश आज़ाद हुआ तो सेक्रेटरी ऑफ डलिस अमेरिका ने के जो सेक्रेटरी ऑफ डलिस हैं उन्होंने ट्रूमैन राष्ट्रपति से ये कहा कि सर 2 देश आज़ाद हुए हैं साउथ एशिया में। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या ख़ास बात है। उन्होंने कहा साहब दोनों भिखारी हैं। तो उन्होंने कहा दोनों भिखारी हैं तो फिर क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा साहब एक का कटोरा बड़ा है, एक का कटोरा छोटा है। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा तो छोटे वाले को पकड़ लो, जल्दी भर जाएगा। और एक समय था जब हमारे यहाँ अन्न नहीं उत्पन्न होता था और गेहूं का संकट था और PL 480 गेहूं लेने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका गईं और 3 दिन उनको लग गए राष्ट्रपति जॉनसन से मिलने में। 1966 में बहुत सुंदर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, बहुत अच्छी तरह से गई थी, ग्लैमरस होकर के गई थी। वहाँ बड़ी चर्चा हुई कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर आई हुई है। और जब लोगों ने कहा कि साहब वो आई हुई है तो जॉनसन ने पूछा कि क्यों आई है। उन्होंने कहा साहब गेहूं लेने आई है। तो राष्ट्रपति जॉनसन ने कहा कि भाई उनसे कहिए कि शाम को पार्टी में आएँ, हमारे साथ डांस करें। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये संदेश दिया कि भारत में ये अच्छा नहीं माना जाता है। और तब उन्होंने उसको समय दिया और श्रीमती गांधी ने की जो नेतृत्व क्षमता थी उन्होंने राष्ट्रपति को प्रसन्न कर दिया और राष्ट्रपति ने पूरी एड दी। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई इस लड़की का कोई अहित नहीं होना चाहिए, जो ये मांग रही है इसको दे दो। अभी बहुत हाल में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और अमेरिका ने उनको वीज़ा नहीं दिया। और यही अमेरिका था जो 59-60 के आसपास चाइना के विरुद्ध जब हमारा थोड़ा संघर्ष नाथुला वगैरह में हो रहा था तो हमारा साथ दिया। लेकिन बाद में अफ़गानिस्तान में जब रूस की सेनाएं आईं तो उन्होंने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट समझ करके सारी मिलिट्री एड पाकिस्तान को दी। हम लोग बहुत कहते रहे कि भाई आप जो हथियार दे रहे हैं ये हमारे खिलाफ यूज़ करेगा। पर उन्होंने कहा नहीं, हमने उनसे कह दिया है पाकिस्तान से कि भाई आप भारत के खिलाफ ये यूज़ नहीं करेंगे, हम ये आपको अफ़गानिस्तान के लिए दे रहे हैं। और वो पाकिस्तान को अपना एलाई कहते रहे। और जब 9/11 की घटना हुई और उसमें बात निकल कर के आई कि हक्कानी नेटवर्क और जैश ए मोहम्मद और ISIS का उसमें हाथ है, तब वहाँ से अमेरिकन्स ने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करना शुरू किया और उन्होंने पाकिस्तान को, और इधर धीरे धीरे समय के साथ जो हिंदुस्तान एक भिखारी कहा जाता था, एक कटोरा कहा जाता था, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री को 3 दिन तक समय नहीं दिया गया, और वो देश आज धीरे धीरे प्रगति करते करते इस स्तर पर है कि आज अमेरिका हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की पूजा है। अगर आप शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है, तो आपको लोग पूछेंगे। तो आज चाइना एक शक्तिशाली देश के रूप में
उभरा है, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और तो सर्वप्रथम हम लोग जैसे तय किया था कि सबसे पहले पॉलिटिकल बात करेंगे, तो अब ये देखने की बात है कि आखिर चाइना चाहता क्या है। जो चाइना की जो एक शक्ति के रूप में, जो चाइना ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है, आखिर चाइना की इंटेंशंस क्या हैं, चाइना का परसेप्शन क्या है ग्लोबल पावर के रूप में, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी क्या भूमिका देखना चाहता है, किस स्तर पर वो अपनी पावर चाहता है, और उसका क्या विश्व के बारे में क्या आउटलुक है, चाइनीज़ लीडरशिप क्या सोचती है, और चाइना का जो इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है। इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो आप सभी जानते हैं कि जो चाइना है वो बेसिकली साउथ चाइना सी या ईस्ट, जो आप प्रशांत महासागर कहते हैं, उसकी तरफ है। ईस्ट चाइना जिसे कहते हैं, भारत के साथ चाइना की सीमा एक तरह से नहीं मिलती है, हमारी तो लद्दाख के साथ मिलती है। और भारत और चीन एक तरह से सिविलाइजेशन रही हैं दो, जिनमें बीच में कोई सीमाएं नहीं रही हैं, और लद्दाख के साथ ये सिविलाइजेशन, और फिर लद्दाख के उधर आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि चाइना की 96% पॉपुलेशन ईस्टर्न साइड में रहती है। लद्दाख का जो पूरा एरिया है, जो अक्साई चीन का एरिया है, जो मंगोलिया का कुछ क्षेत्र है, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बहुत कम 5-6% पॉपुलेशन इस क्षेत्र में है। तो हमारा एक तरह से उनके साथ फ्रंटियर है, हमारी सीमाएं नहीं है, लेकिन चाइनीज़ लद्दाख को क्लेम करते आ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग उसको चाइना सीम्स कहते हैं। लेकिन बेसिकली जो चाइना का दबदबा है, जो पिछले सालों में हमेशा से रहा है, करीब 100 साल से रहा है कहा जाए, वो रहा है ईस्ट सी में। ईस्ट जो प्रशांत महासागर का जो ईस्टर्न साइड है चाइना का, जिसको आज हम लोग साउथ चाइना सी कहते हैं। और ये जो सी है, इसमें भी 3 हिस्से हैं। इसमें एक येलो सी है जो बहुत ही छोटा सा, बहुत गहरा नहीं है। फिर इसमें एक कोरल रीफ के एरियाज़ हैं, जिसमें कोडियन पेनिनसुला वगैरह हैं, जो कि जहाँ पर पानी बहुत गहरा नहीं है, और वहाँ चाइना अपना कृत्रिम द्वीप बना रहा है। कई सारे उसने कृत्रिम द्वीप बनाए हैं, सैनिक अड्डे वो वहाँ पर बना रहा है अपने क्षेत्र में। और जो साउथ चाइना सी है जिसको कहा जाता है, साउथ की तरफ, जहाँ पर जापान, फिलीपींस और वियतनाम, ब्रूनी, इनकी जो एक तरह से समुद्री सीमाएं मिलती हैं, वो क्षेत्र आज शक्ति संघर्ष का है। वहाँ पर करीब 300 साढ़े 300 छोटे छोटे द्वीप हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल रिज़र्व है, गैस रिज़र्व है, एनर्जीज रिसोर्सेज वहाँ पर हैं। और चाइना उस क्षेत्र को अपना इलाका कहता है कि मैं ये मेरा सी है। और वो वहाँ से हमेशा से, पहले से भी वहाँ डोमिनेंट रहा है। हालांकि यद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान ने जब अमेरिका को सरेंडर कर दिया, तो जापान पे अमेरिकन के अड्डे हैं, उसके आसपास भी नेवल अड्डे, नौसैनिक अड्डे अमेरिका के हैं, और अमेरिका की बहुत सारी नेवी उस क्षेत्र में रहती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो साउथ चाइना सी अभी चाइना का दबदबा है। और अभी पिछले ही कुछ दिनों में उन्होंने वियतनाम की एक मछली पकड़ने वाली नाव को डुबो दिया, और वो मलेशिया के जो तेल निकाला जाता है उसमें घुस गए, और वहाँ उन्होंने एक शिप को, मलेशिया के शिप को नुकसान पहुँचाया। और वो, और क्योंकि इतना छोटा ही एक संघन इलाका है कि जो इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 12 नॉटिकल माइल्स की समुद्री सीमा है, और 200 नॉटिकल माइल्स का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, उसमें कई देशों के द्वीप जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। और वहाँ भी एक तरह से सीमाओं का एक 9 डैश लाइन करके एक बार बनाई गई थी, जो कि विवादित है, चाइना उसको मानता है, लेकिन वहाँ भी एक तरह से सीमाओं का विवाद है, क्षेत्र का विवाद है। लेकिन चाइना उस एरिया में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में अपने को एजर्ट कर रहा है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात चाइना के बारे में समझना चाहिए कि चाइना बहुत पहले से ही एशिया की एक पावर रहा है, और चाइना को एशिया की पावर में कभी किसी ने बैलेंस नहीं किया है, जैसा कि यूरोप में होता रहा है। ज़्यादातर जो आप देखें पिछले 100 सालों में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो यूरोप के बेस में रही है, और यूरोप में जब भी कोई शक्ति इमर्ज हुई है तो किसी दूसरी शक्ति ने उसको बैलेंस किया है। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर,
हुआ, चाहे इंग्लैंड और फ्रांस हुए, तो फिर उन्होंने जर्मनी इटली ने उनको बैलेंस किया। और अभी यूरोपियन यूनियन में जब उन्होंने आपस में एक किया तो फिर उन वहाँ कोई ना कोई बैलेंस, फिर अमेरिकन ने उनको बैलेंस किया। तो यूरोप में जो शक्ति संघर्ष है वो एक दूसरे को बैलेंस ऑफ पावर से बैलेंस करते रहते हैं, काउंटर होता है वहाँ पर। लेकिन कभी एशिया में चाइनीज़ पावर के खिलाफ किसी ने चैलेंज नहीं किया। और भारत अब इसके चैलेंज के रूप में, एक बैलेंस ऑफ पावर के रूप में अब इंडिया उसमें उभर रहा है। वो विषय हमारा भी आज नहीं है, हमारा तो अमेरिका के साथ है। तो चाइना की स्थिति ये है। दूसरा, चाइना का अगर आप इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। वहाँ सीसीपी जिसको हम कहते हैं, वहाँ कोई सिविल सोसाइटी नहीं है, कोई एनजीओ अलाउड नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीसीपी की हद से कुछ बाहर नहीं है। वो आपके ड्राइंग रूम में भी वो ये भी तय करते हैं कि आपके कितने बच्चे होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो इंटरनली जो चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ही क्लोज्ड है। दूसरा कि वहाँ पर कोई फ्री प्रेस नहीं है। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हुआई है जो 5G नेटवर्क बना रहा है, कहने को प्राइवेट है लेकिन वो पूरी तरह से चाइनीज़ कंट्रोल में है। वहाँ की साइंस, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के जर्नलिस्ट, कुछ भी उनके कब्जे से बाहर नहीं है। और वो वही बोल सकते हैं जो चाइनीज़ कहते हैं। और इसीलिए चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम एक बड़ा क्लोज्ड सा सिस्टम है। वहाँ क्या हो रहा है बहुत सारी बातें नहीं पता चलती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वुहान में जब कोविड-19 हुआ तो उन्होंने बहुत दिन तक उसको छुपाया। हमारे यहाँ भी ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होकर के आती है। और हम लोग कहते रहे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, पानी के फ़्लो में है, कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ ने बताया नहीं कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट के लिए डैम बनाया है उन्होंने। जबकि इंटरनेशनल लॉ है कि अगर एक नदी दूसरे देश में जा रही है तो उसके एक लॉ है कि आप कोई काम करेंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने चुपचाप बना लिया और उसको वर्ल्ड को बताया ही नहीं। तो इस तरह का एक इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है। और दूसरा कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो पूरे वर्ल्ड में है। इस समय लैटिन अमेरिका जैसे कंट्री में भी, जहाँ एल सल्वाडोर, अर्जेंटीना, वहाँ भी मिलिट्री प्रेजेंस है और अमेरिकन्स उसको देखते रहे हैं। और मैं इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू लैटिन अमेरिका का नाम ले रहा हूँ कि ये वही लैटिन अमेरिका है जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, कोल्ड वार में, क्यूबा में क्रांति हुई फेडरल कास्ट्रो में। और क्यूबा में जब न्यूक्लियर मिसाइल्स रशियंस ने लगाई तो अमेरिकन्स ने बहुत ही एग्रेसिवली उसको रिएक्ट किया और कहा कि नहीं, हम अपने, ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ कुछ भी मिलिट्री एक्टिविटी अलाउ नहीं करेंगे। और वहाँ बड़ा ऐसा लगा कि 62-63 में कि युद्ध हो जाएगा रशिया और अमेरिका में, लेकिन बाद में रशियंस ने वहाँ से मिसाइल हटाई। तो वही रशिया, वही अमेरिका जो कि लैटिन अमेरिका को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहता है, वहाँ उसने इस चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस को होने दिया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा। क्योंकि चाइना के पास जो सी का एक्सेस है वो केवल साउथ चाइना सी है या प्रशांत महासागर है। वहीं उसके अलावा उसका कोई एक्सेस नहीं है। और उस एक्सेस को बनाने के लिए, हिंद महासागर में अपने को लाने के लिए, उसने पाकिस्तान के साथ मिल कर के, एक आप जानते ही हैं कि कश्मीर से होते हुए गिलगिस्तान और के इलाके से होता हुआ, काराकोरम हाईवे से होता हुआ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, हाईवे बनाया है, जो कि कराची एयरपोर्ट पर जाके मिलता है। और तो वो वहाँ से उस पर आना चाहता है। वहाँ वो पोर्ट भी, ग्वादार पोर्ट भी वो बना रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि रेड सी के पास उसने दुबूती एक नेवल अड्डा भी बनाया है, बहुत सैनिक अड्डा, नेवल अड्डा भी है। तो वन रोड वन पोर्ट पॉलिसी के तहत वो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के, जहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश हैं, वहाँ से लेकर के, और चाइना से लेकर के फिर मंगोलिया और सेंट्रल एशिया, जहाँ पर 4-5 देश हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, ये वही सेंट्रल एशिया है जहाँ से होता हुआ सिकंदर भारत में आया था। और सेंट्रल एशिया भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट आज इस समय एनर्जी रिसोर्सेज है, वहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं।
और उस सेंट्रल एशिया से होता हुआ वो यूरोप, और यूरोप में पूरे यूरोप से होते हुए फिर वो अफ्रीका और फिर लैटिन अमेरिका, और इस तरह से उसने पूरी दुनिया को एक गोल चक्कर में रोड और बेल्ट पॉलिसी के तहत, जहाँ समुद्र है वहाँ समुद्री रास्ते से, जहाँ ज़मीन है वहाँ सड़कों के माध्यम से, उसने पूरी दुनिया में ये कह के कि हम सब मिलकर व्यापार करेंगे, उसने इस वन रोड वन वर्ल्ड पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया है। उसने बहुत बड़े संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है लोगों के, हम आपकी सड़कें बना देंगे, आपके आपके पुल बना देंगे। और उन्होंने बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा पैसा पंप किया है वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी में। और जैसे मलेशिया में, इंडोनेशिया में, वियतनाम को भी उन्होंने ऑफ़र किया था, पूरे अफ्रीका में, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी के तहत काम हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ को भी उन्होंने जोड़ा है। और रेलवे ट्रैक्स भी हैं। पोर्ट का, जब बंदरगाह का नाम सुनते हैं तो लगता है पानी में है। एक सूखे पोर्ट भी बनाया है उसने, अखान करके, उज़्बेकिस्तान में। तो वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी के माध्यम से पूरे दुनिया के देशों को ये समझा के कि हम आपस में व्यापार करेंगे, उन्होंने रोड और पोर्ट और रेलवे ट्रैक और मैरी टाइम के माध्यम से सारी दुनिया को जोड़कर और वहाँ पर खुद पैसा पंप करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने ये कार्रवाई की है, जो अभी चल रही है। और इसके माध्यम से ये देखने में आ रहा है कि वो बहुत बड़े पैसा कंट्रीज़ को दे करके अपने उन कंट्रीज़ को एक तरह से कर्जे में डालना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है। अमेरिकन्स ने भी 60-70s में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की ये थी कि वो बहुत इकोनॉमिक एड देते थे, और फिर उसके बाद डिपेंडेंट बनाते थे दूसरे कंट्री की इकनॉमी को, और फिर उसके बाद उसको सफोकेट करते थे जब वो अपनी मर्ज़ी से नहीं चलता था। ये लैटिन अमेरिका में, चिली में, अर्जेंटीना में भी हुआ, दुनिया के और हिस्से में भी हुआ। तो ऐसा राजनीति शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुआ है। लेकिन ये जो चाइनीज़ का स्टेप है, ये किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, मास स्केल पर है। तो एक इस तरह से एक कार्रवाई हो रही है। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिर चाइना, इतनी बड़ी ये जो पावर है, ये कैसे हो गया? आखिर आज चाइना का जो इमरजेंस है इतना पावरफुल, और क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो किस तरफ जा रहा है? ये इस बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे इसलिए करना चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज चाइना अमेरिकन पावर को चैलेंज कर रहा है, और चाइना के राइज में अमेरिका का ही हाथ है। अगर हम इस बात की शुरुआत करें 2000 से, तो 2000 में चाइना को WTO का मेंबर बनाया गया, अमेरिका ने मेंबर बनाया। और वो कि उस समय बनाया कि जब चाइना की इकनॉमी बहुत डाउन थी, बहुत ही गरीबी थी 2000 में। और अमेरिका की जो, अगर आप डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, तो उसमें लोगों ने कहा कि भाई देखिए, चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उस समय 125 मिलियन थी, 1.25 बिलियन पॉपुलेशन थी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी सघन आबादी है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम चाइना को WTO का मेंबर बनाते हैं और मिल कर के व्यापार करते हैं, तो हमारा चाइना में एक तरह से उनकी डिसीज़न मेकिंग में हस्तक्षेप बढ़ेगा, वो हमारी बात मानेगा। और जब उसका राइज़ होगा तो हमें भी मुनाफा होगा। तो एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड से यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को 2000 का मेंबर बनाया। और अगर आप उस समय के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उन्होंने यहाँ तक कहा है लोगों ने कि चाइना राइज जो है इज़ इनएविटेबल है। चाइना इतना बड़ा देश है, ये राइज तो करेगा ही, और हम इसको रोक नहीं सकते। वी कैन नॉट प्रिवेंट इट एंड वी शुड नॉट प्रिवेंट इट। और इसीलिए हमें चाइना के राइज़ को होने देना चाहिए, उसमें मदद करना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कहा अमेरिकन डिसीजन मेकर्स ने कि हमें एक ऐसे विश्व की कल्पना करना चाहिए जो चाइना लेड हो, चाइना के नेतृत्व में एक विश्व ऐसा विकसित हो। क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि चीप लेबर है यहाँ पे, और एक तरह से वहाँ का जो सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम, वहाँ स्लेव लेबर है, बहुत डिमांड, सस्ती लेबर मिल जाएगी, और कॉस्ट सेवी भी है, वहाँ पर बिज़नेस करना बहुत आसान है, सस्ता है। आज भी अमेरिका में बिज़नेस करना थोड़ा महंगा है। आपने ओलंपिक्स में भी देखा होगा, जब चाइना ने ओलंपिक किया
तो आपने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म था बहुत बड़ा जो इधर से उधर शिफ्ट किया जाता था, तो बाद में पता चला कि उसके नीचे 300 बिल्कुल नंगे एक तरह से बड़े ही अमानवीय वातावरण में उन मज़दूरों को लगाया गया था, और वो नीचे से उस प्लेटफॉर्म को इधर से उधर कर रहे थे। और उसी ओलंपिक में एक लड़की ने भी, छोटी सी लड़की ने गाना गाया, बाद में पता चला कि वो लड़की नहीं गा रही थी, उस कोई और गा रहा था। तो कुल मिला के 2000 से 2016 तक, ये केवल 16 साल का चाइनीज़ जो एक तरह से डेवलपमेंट है वो अमेरिकन पॉलिसी का एक हिस्सा था। और अमेरिकन्स ने ये कहा कि आने वाली जो शताब्दी है, आने वाला जो टाइम है वो एशिया सेंट्रिक होना चाहिए, अगली पावर एशिया की होगी, और एशिया में चाइना को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब उसके बाद 2000 के बाद जो जॉर्ज बुश आए, फिर बिल क्लिंटन के समय ये तय हुआ, फिर जॉर्ज बुश आए, फिर उसके बाद ओबामा आए, और तब तक ये जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दोनों गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने चाइनीज़ को बहुत पुश किया, और अमेरिकन कंपनीज़ ने चाइना में जाके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, यूरोपियन कंपनीज़ भी वहाँ गईं, और बल्कि यहाँ तक हुआ कि अगर आपको याद हो कि पेरिस जो क्लाइमेट मीट हो रही थी, और ये रिपोर्ट थी कि चाइना में कार्बन ओमिशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तब भी उसको कि चाइना उस पर साइन कर दे, और अमेरिका ने चाइना को बहुत वहाँ पर विरोध नहीं किया, और धीरे धीरे एक तरह से चाइनीज़ को उन्होंने पुशअप ही करते रहे वो। और आज ये हालत है कि चाइना ने उस जो बिज़नेस है उसमें इतना पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि वो उस पैसे को पंप कर रहे हैं। चाइनीज़ ने रशिया में भी इन्वेस्ट किया है। रशिया आप जानते ही हैं कि 90 के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नहीं है, वो अपनी इकोनॉमी में लगा हुआ है, और अपने साइबेरिया में भी वो ऑयल फील्ड इन्वेस्ट कर रहा है। वहाँ चाइनीज़ ने बड़ी संख्या में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, हम भी कर रहे हैं। हमारी जो रिलायंस कंपनी, ऑयल कंपनी है, वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। और तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो डेवलपमेंट हैं ये अमेरिका की मंजूरी से हुए हैं। लैटिन अमेरिका में चाहे मिलिट्री प्रेजेंस हो, चाहे वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी के तहत चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट हो, ये सब ये एक तरह से अमेरिकन इसको देखते रहे हैं। लेकिन इसका एक परिणाम हुआ, इसका परिणाम अब इकोनॉमिक है। अब हम लोग थोड़ी सी इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। इसका इकोनॉमिक ये हुआ कि अमेरिका की जो कंपनीज़ बाहर गईं या मैन्युफैक्चरिंग में गईं, उसकी वजह से अमेरिकन्स को बहुत जॉब का नुकसान हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा। और जब ट्रंप 16-17 में जब प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने इसको नोटिस किया, और उन्होंने बिल्कुल चाइना के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पॉलिसीज़ पिछले 15 सालों में रही है इसने हमें नुकसान किया है, हमें इसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने, और चाइना एक थ्रेट है, उन्होंने कहा हमने चाइना को सपोर्ट किया, लेकिन चाइना एक ऐसे तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे हमारा वो दुश्मन हो, एडवर्सरी के रूप में हमें व्यवहार कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, और हम चाइना को एक फ्रेंडली कंट्री नहीं मान सकते, और चाइना अमेरिका के लिए ही नहीं, विश्व के लिए एक थ्रेट है। तो पूरी अमेरिकन एक तरह से फॉरेन पॉलिसी की जो ओरिएंटेशन है, परसेप्शन है, वो ट्रंप के समय चेंज हो गया। और इसीलिए ट्रंप जब आए तो उन्होंने एक नारा लगाया कि अमेरिका फर्स्ट। और इस बीच अमेरिका, अगर इकोनॉमिक रिलेशंस में देखें तो अमेरिका जो चाइना का जो अमेरिका में इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप देखें वहाँ फ्रैंकफर्ट में, न्यूयॉर्क एक्सचेंज में, हंगाई में, शंघाई में, हांगकांग में, अमेरिका के भी स्टॉक मार्केट में अमेरिकन्स ने चाइनीज़ कंपनीज़ को आने दिया। और लेकिन एक काम और हुआ, जो चीज़ें अब सामने आईं, जो कन्फ्लिक्ट की चीज़ें आईं, वो ये आई कि जो ट्रंप ने कहना शुरू किया कि जो कंपनीज़ अमेरिका गई थी इन्वेस्ट करने के, वो चाइना के कोलेबोरेशन से गई। और चाइना ने क्या किया कि चाइना ने उन कंपनीज़ को के साथ जो कोलेबोरेशन किया, उसमें उन्होंने नकली माल बनाया, और नकली माल बना करके चाइना में, और फिर उसे अमेरिकन मार्केट में एक तरह से पंप किया, और जिसको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट जिसको कहा जाता है। और अमेरिकन्स ने ये कहा कि हमें $600 बिलियन का पर ईयर नुकसान हो रहा है। और
नकली कारखाने बनाए। फिर उन्होंने अमेरिका में एक और हुआ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि अमेरिका में जो जो रिसर्च बहुत बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज़ में और मेडिकल लैब्स में, वायरोलॉजी लैब्स में चाइनीज़ साइंटिस्ट और चाइनीज़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वो इंटेलिजेंट भी हैं। और उन्होंने क्योंकि अमेरिका एक तरह का इस तरह से इस मामले में ओपन कंट्री है, वो जहाँ के भी टैलेंट है उनको इनवाइट करता है, इंडियंस भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो अमेरिकन्स का ये था कि भाई आइए पढ़िए, यहाँ रिसर्च करिए, पूरी दुनिया का फ़ायदा होगा। तो जो अमेरिका की जो मेडिकल लैब्स हैं उसमें जो काम हुआ उसमें जो रिसर्चेज हुई उसमें धीरे धीरे अब ये बात सामने आ रही है कि अमेरिकन चाइनीज़ ने जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं उनको बहुत ब्राइब किया, उनको बहुत पैसा दिया और उनकी रिसर्चेस को चुराया। और उन्होंने यहाँ तक किया कि जो अमेरिका की जो मेडिकल लैब है उन्होंने चाइना में भी उस तरह की एक शैडो लैब्स बना ली, जिससे कि ये पता ना चले कि ये काम कहाँ हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय करीब 250 साइंटिस्ट हैं अमेरिका में जिनके खिलाफ ये शिकायत हुई है कि आपको बड़ी संख्या में चाइनीज़ ने पैसा मिला है और आपने अमेरिका में ये बात बताया नहीं। क्योंकि अमेरिका के जो सिस्टम है, अमेरिका के सिस्टम में लॉ रेगुलेशंस ये सब बहुत है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। और अभी आपने देखा होगा जनवरी में एक नैनो साइंटिस्ट भी पकड़े गए हैं। और देखा जाए तो अगर ईमानदारी से देखें तो कोविड-19 ये जो वायरस ये पे जो स्टडीज़ होती हैं इसमें कि अकेले चाइनीज़ तो कर नहीं रहा है, चाइनीज़ और अमेरिकन्स दोनों ही मिल करके उस स्टडीज़ को करते हैं। और ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी डेवलपमेंट में अमेरिकन साइंटिस्ट ही रहे हैं। लेकिन जो लीक अगर ये हुआ है वायरोलॉजी से या जो ये वायरस इमर्ज हुआ है, भले ही वो बैक मार्केट से निकला हो, वो तो चाइना से ही हुआ है। लेकिन वायरोलॉजी साइंस में अमेरिकन और चाइनीज़ साइंटिस्ट बहुत इंटरेक्ट करते रहे हैं। लेकिन अब जो अमेरिकन ऑब्जेक्शन है वो ये है कि आप हमारे रिसर्च साइंटिस्ट को पैसा दे रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं, हमारी रिसर्चेस को चुरा रहे हैं। और यहीं पर एक और बात मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने चाइनीज़ ने अमेरिका में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हम चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाएंगे, चाइनीज़ कल्चर के बारे में बताएंगे, ऐसा कह के उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कन्फ्यूशियस कॉलेज खोले। अमेरिका के करीब 100 यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने कन्फ्यूशियस कॉलेज खोले, अमेरिकन ने खोलने दिए। अभी भी अफ्रीका वगैरह में हो रहा है, वहाँ चाइनीज़ पढ़ा रहे हैं। अगर आप आज इंटरनेशनल दुनिया के देशों में जाएं तो आपको ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर चाइनीज़ लैंग्वेज में भी अनाउंसमेंट होता हुआ मिलेगा। और जब वहाँ पर जाके उन्होंने एक तरह से ये कन्फ्यूशियस कॉलेज खोले और चाइनीज़ लैंग्वेज वगैरह पढ़ाना शुरू की, तो उसके थ्रू उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी और स्पाइंग भी शुरू करी। चाइनीज़ जो प्रोफेसर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनसे अपने आइडियोलॉजी को भी अमेरिका में पुश करना शुरू किया, जिसमें हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। फ़िलहाल हम इकनॉमी पे कंसंट्रेट हैं। तो एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का बहुत बड़ा इशू आया और जॉब का नुकसान हुआ और रिसर्चेज चुराई गई और एक तरह से नकली सामान बनाया गया। और तो एक तरह से अमेरिका की जो, और जहाँ तक अमेरिका का अगर एटीट्यूड आप देखें तो अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी है या जो अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें वो 3 बातें बहुत ध्यान रखते हैं। एक तो वो कहते हैं कि भाई वी हैव टू प्रोटेक्ट यूएस लाइव्स, वो बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में। दूसरा वो कहते हैं कि वी विल प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम, फ्रीडम उनको, उनके लोगों को, उनके सिस्टम को बहुत पसंद है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इतना फ्री हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में भी खूब मजाक उड़ाते रहते हैं, वीडियो निकालते रहते हैं। और दूसरा वो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वो बिज़नेस, बेसिकली कहा जाता है कि अमेरिकन आर बिजनेसमैन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो चाइना के साथ जो उन्होंने पुश किया चाइना को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज होने के लिए 2000 में, और 17 तक आते आते उन्होंने कहा कि नहीं ये अब हमारे लिए थ्रेट है। और उस समय चाइनीज़ ने भी इस तरह से पोज किया था कि नहीं हमारी कोई ग्लोबल एम्बिशन नहीं है, हम तो कभी भी बाहर गए ही नहीं हैं, हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस है ही नहीं। तो चाइनीज़ का तो ऐसा कुछ है कि वो जो कहते हैं उसके खिलाफ ही दूसरा ही कुछ करते हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया है। हालांकि अगर देखा जाए अमेरिका में, अमेरिका की इकनॉमी चाइना पे बहुत डिपेंडेंट नहीं है।
चाइना की इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में अमेरिकन का हाथ रहा है। अभी भी अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका के जीडीपी का केवल 3% चाइनीज़ को खर्च होता है, और करीब 11% एक तरह से अमेरिकन बिजनेस चाइना के साथ है। लेकिन जो अमेरिका ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, इसकी वजह से एक इकोनॉमिक दबाव एक टैक्स रेवेन्यूज़ के रूप में अमेरिकन्स के ऊपर आ रहा है कि जो अमेरिकन कंपनीज ही हैं जो चाइना के साथ मिलकर चाइना में काम करती हैं, जब वो इंपोर्ट करती हैं तो जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो अमेरिकन्स को देना पड़ता है। करीब $18 बिलियन साल में आता है, और अगर एक आंकड़ा लगाया जाए तो हर परिवार को हर साल $700 एक तरह से कहा जाए कि पर ईयर एक फैमिली को अमेरिका में टैक्सेस के रूप में अमेरिका को देना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका चाइना के यहाँ बिजनेस कर रहा है। तो बहुत डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन चाइनीज़ ने एक थ्रेट कर दी है, और इसीलिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि हम अब धीरे धीरे रिवर्स शुरू हो गया है, और इकोनॉमी में चाइनीज़ कन्फ्यूशियस कॉलेजेस बंद होने शुरू हो गए हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में करीब 30-40 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कन्फ्यूशियस कॉलेजेस को बंद कर दिया है। रिसर्च साइंटिस्ट के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। और अभी जब कोविड-19 के उसमें जो सप्लाई लाइन चेन है, एक और निभर करके ये आया कि जो सप्लाई लाइन चेन है, ये सोच के कि भाई चाइना में स्लेव लेबरी है और चीप कॉस्ट है, आसानी से मज़दूर मिल जाते हैं, और जो चाइना में जाके लगातार लोग पॉलिटिक्स करते रहे, इन्वेस्ट करते रहे और वहाँ की इकनॉमी पे डिपेंडेंट हो गए, तो जो सप्लाई लाइन चेन है गुड्स की वो चाइना पे बहुत डिपेंडेंट होती गई है। और कोविड-19 के क्राइसिस में ये लोगों को लगा है कि चाइनीज़ ने उस सप्लाई लाइन जो उनके ऊपर केंद्रित है इसका फ़ायदा उठाया है। उन्होंने अब वो अपनी डिप्लोमेसी में थ्रेट दे रहे हैं कि हम आपको मेडिकल सप्लाई नहीं देंगे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के भी कंट्रीज़ को दबाव डाला है कि आप हमारे पक्ष में बोलिए, अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे, अगर हमारे हवाई नेटवर्क को अगर आप अपने यहाँ मौका नहीं देंगे तो हम आपकी सप्लाई बंद कर देंगे। और इंडिया तक को उन्होंने थ्रेट दिया है कि आप जो 5G का जब आप निकालेंगे टेंडर, तो हमें हवाई टेंडर को भी आप मान्यता दीजिएगा। तो सप्लाई लाइन चेन्स चाइनीज़ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गई हैं, ये रियलाइजेशन अब होना शुरू हुआ है, और कंपनीज़ डाइवर्सिफाई कर रही हैं अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। और अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज़ मैक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जाने को तैयार हैं। इंडो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी ये कहा है कि करीब 300 अमेरिका की ऐसी कंपनियां जो चाइना में हैं वो हमारे कांटेक्ट में हैं, वो वहाँ से अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी अब एक रिवर्स में शुरू हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बाद, इतने में आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसी इकोनॉमी की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ नेटवर्क की, टेक्नोलॉजी की। आज हम एक ऐसे, हालांकि बड़ा अभी जो चाइना इंडो चाइना बॉर्डर पर जो अभी संघर्ष हुआ, हाथ पैर और पत्थर और डंडे से आप लड़ाई लड़ रहे हैं आज के समय में, लेकिन आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन का युग है। आज इंफॉर्मेशन जिसके हाथ में है, पावर जिसके हाथ में है, जिसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके हाथ में है, वो पावरफुल है। और इंफॉर्मेशन को एक तरह से करेंसी कहा जा सकता है आज की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिज़िक्स, जो क्वांटम कंप्यूटिंग का पे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो आने वाले टाइम में जो उस टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा वो वर्ल्ड पर अपना दबदबा कर सकता है। और इस मामले में जो चाइनीज़ की जो हुवाई कंपनी 5G कंपनी है, वो इस समय वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है। उन्होंने क्या किया कि हुवाई नेटवर्क में उन्होंने पूरे वर्ल्ड में फेशियल रिकॉग्निशन और ट्रांसपोर्ट मॉनिटरिंग के सिस्टम के नाम पर कि हम आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिस्टम कर देंगे, और आप ये फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, आप पता कर लेंगे, सिक्योरिटी को पता कर लेंगे कौन आदमी है। ऐसा कह के उन्होंने कई कंट्रीज़ में ये नेटवर्क बना रहे हैं। अभी कोविड-19 के केस में जब आया तो मिडिल ईस्ट में भी, सऊदी अरबिया में, यूएई में उन्होंने उनके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। यूरोप में भी उन्होंने देखा जाए तो कुछ कंपनियों के साथ मिलकर के हुवाई नेटवर्क ने काम किया है। हुवाई नेटवर्क दो तरह से काम कर रही है कि या तो वो खुद ही पूरा नेटवर्क आपका बना रही है, या कुछ अपने हार्डवेयर इक्विपमेंट्स भी बेच रही है।
जैसे इंग्लैंड में उन्होंने 3 UK, 2 UK, वोडाफोन UK, और कुछ अमेरिका में भी कुछ कंपनियों को, और हमारे यहाँ भी आप देखिए 4G नेटवर्क में भी कुछ हुवाई के हार्डवेयर आइटम्स हैं। और हुवाई के जो 8 हाईवे आइटम्स हैं उसके थ्रू भी एस्पिनाइज हो सकता है, ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने किया है। अगर आप हुवाई नेटवर्क के बेस पर अगर आप बेस्ड हो जाते हैं तो कहने को हुवाई प्राइवेट है, लेकिन चाइनीज़ के लिए वो आंसरेबल है, और चाइना उस पर कोई भी एस्पिनाज करके उसके डेटा को लेकर के वो स्पाई कर सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि और लोग नहीं कर सकते हैं। स्नोडेन का केस आपने देखा ही है। अभी फेसबुक में ने भी अभी जब ब्रेक्सिट करके यूरोपियन यूनियन में इंग्लैंड को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो फेसबुक पर एनालिटिका ब्रिटेनिका ने एक तरह से एक वहाँ के फेसबुक पे एक एडवर्टाइजमेंट डाला, और उसके माध्यम से उन्होंने अमेरिका इंग्लैंड की जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम रहें ना रहें इसका जो रेफरेंडम हो रहा था, इस पर उन्होंने रेफरेंडम को प्रभावित करने की कोशिश की, और फेसबुक पर काफ़ी आलोचना हुई। इंग्लैंड की संसद ने जुकरबर्ग को बुलाया भी इंग्लैंड में अपनी सफाई देने के लिए, पर वो वहाँ नहीं गए। 17 में जब अमेरिकन चुनाव हुआ और ट्रंप आए, वहाँ भी आपने सुना होगा कि रशियन हैकर्स ने और फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ ने ट्रंप के इलेक्शन में ट्रंप को मदद करी और हिलरी क्लिंटन को नहीं आने दिया। तो ये भी एक है कि इंफॉर्मेशन एज इस तरह की आ चुकी है, पावरफुल हो चुकी हैं टेक्नोलॉजिकल कंपनीज एआई के माध्यम से, कि वो हमारी पब्लिक ओपिनियन, हमारी परसेप्शन, हमारे सोचने समझने के तरीके को भी वो प्रभावित कर सकती हैं। और इसमें लेकिन हुवाई नेटवर्क का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि जो इसका तरीका है जो वो बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है, टोटलिटेरियन है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में एक फ़ायदा है कि अगर स्नोडेन जैसे केसेस होते हैं, फेसबुक जैसे केसेस होते हैं, या कुछ भी आप वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छा बुरा जो भी करती है, वो चीज़ें सामने आती हैं, उसका आलोचना होती है, उसकी उस पर आप एवेल्यूशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ तो टोटल क्लोज सोसाइटी है, ऑथोरिटेरियन है। सीसीपी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, सीसीपी आपको अलाउ ही नहीं करेगी। तो वहाँ जो होता है, तो ऐसे कंपनीज़ पे बेस करके अब आज अगर हम हवाई नेटवर्क को 5G नेटवर्क के लिए टेंडर दे दें और पूरे इंडिया में आ जाए, तो हम तो पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो जब चाहेगा हमारा पूरा एयर नेटवर्क रोक देगा, हमारे हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकते हैं, उसी नेटवर्क से हमारी एयरफोर्स काम करेगी, हम लड़ा भी नहीं सकते हैं। और एक और यहाँ चाइनीज़ परसेप्शन की जो हम शुरू में बात कर रहे थे, कि चाइनीज़ एक अजीब एक एम्बिशन लेके चल रहे हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन का एसेस हमें चाहिए। वो इतना ज़्यादा ऑफेंसिव है इंफॉर्मेशन में कि अगर कोई कंपनी मार्केटिंग कर रही है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी कोई मार्केटिंग कर रही है, तो उस मार्केटिंग में आपस में क्या बातचीत हो रही है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, उसको भी वो जानना चाहती। और जो हमारी वार स्ट्रेटजी हो रही है, अगर हमारी फ़ौज में कोई स्ट्रेटजी हो रही है, अमेरिकन की डिफेंस में क्या बातचीत हो रही है, उस नेटवर्क को भी वो पकड़ना चाहते हैं। वहाँ तक उनकी स्पाइंग का जो एम्बिशन है वो वहाँ तक है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब पूरी तरह से आप अपने पूरे वर्ल्ड के जो नेटवर्क है उसके बिल्कुल अपने कब्जे में करना चाहते हैं, और कैसे एक पावर ये होने देगी। और इसीलिए इंडिया ने अभी 4G के बाद 5G पर अभी वो नहीं आई है इंडिया, और इंडिया ने भी रिलायंस कंपनीज़ को, अभी आपने देखा होगा फेसबुक ने काफ़ी बड़ा 80,000 करोड़ का एक पैक्ट रिलायंस के साथ किया है। और हमारे यहाँ भी ये नेटवर्क डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में। तो जो ये जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसके माध्यम से अमेरिकन चाइनीज़ ने पूरे वर्ल्ड में एक जाल फैलाने की कोशिश की है। अमेरिकन में भी वो फैले हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुवाई ने करीब दुनिया के 100 देशों में 160 स्मार्ट सिटीज़ डेवलप की हैं। और शायद ही कोई ऐसी टेलीकॉम कंपनी नहीं है वर्ल्ड में जिसने कुछ ना कुछ हुवाई के इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ किए हैं। तो इट्स वेरी बड़ी थ्रेटनिंग है ये। और ये एक तरह का ये बता रहा है कि एक डिजिटल जियो पॉलिटिक्स भी शुरू हो रही है वर्ल्ड में। इस पर भी शोध हो सकता है। और डिजिटल एक तरह से सिल्क रूट या पैरेलल सिल्क, जैसे पहले सिल्क रूट था, एक हम डिजिटल रूट भी बनाने की प्रयास कर रहे हैं।
तो एक टेलीकम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज नहीं है, अब इंफॉर्मेशन का एज है। और उसको चाइनीज़ ये चाहते हैं कि हम इस पर अपना एक एसेस बना लें। और इस सब से एक आइडिया आते आते और इसको अमेरिकन्स ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिकन्स ने ये एक तरह से हम चाइनीज़ एम्बिशंस को सोचते हुए धीरे धीरे उन्होंने चाइनीज़ को पुश किया है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना एक थ्रेट है इसको रिकॉग्नाइज़ किया। उससे पहले के जो एडमिनिस्ट्रेशंस थे उन्होंने उसको नहीं रिकॉग्नाइज़ किया। और चाइना एक थ्रेट है, उसको इकोनॉमिक थ्रेट है, टेलीकम्युनिकेशन थ्रेट है, मिलिट्री थ्रेट है, ग्लोबल पावर स्टेटस की थ्रेट है, ये मानते हुए चाइनीज़ को उन्होंने पुश किया है। और इसीलिए एक साइनो अमेरिकन रिलेशंस में एक टेंशन नज़र आ रही है। और कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस का जो के आया है, ये इसकी वजह से नहीं शुरू हुई है, इससे पहले से ही चल रही है। केवल इसने तो एक तरह से आग में घी का काम किया है। और इसने एक तीन चार चीज़ों को और इमर्ज किया है कि चाइना ने अमेरिका में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने जो सोशलिस्टिक मॉडल है उसको भी उन्होंने पुश करना शुरू किया। कन्फ्यूशियस कॉलेज खोले, अफ्रीका में भी वो ये कर रहे हैं कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है, आप इस मॉडल को अपनाइए, यहाँ इक्वलिटी है। अमेरिका में इसलिए भी टेंशन है कि अमेरिका में इधर पिछले 10 सालों में उन्होंने कन्फ्यूशियस कॉलेज खोल के और चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ते थे उनके माध्यम से जो यंग अमेरिकन्स हैं उनमें एक बड़ा फैशन ऐसा आ गया कि वी आर सोशलिस्ट। और ची कोवारा और फेडरल कास्ट्रो के चेहरे फ़ोटो लगा करके और टी शर्ट्स वगैरह पहनना। क्योंकि भाई कैपिटलिज्म में भी एक थोड़ी कुछ बातें गड़बड़ तो है ही है कि भाई इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, कहीं गरीबी है, कहीं अमीरी है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने चाइनीज़ ने अमेरिका में ये प्रचार करना शुरू किया कि अगर आप सोशलिस्टिक हो जाएंगे या सोशलिस्टिक जो मॉडल है हमारा मॉडल है, वहाँ आप आइए, वहाँ पर हर चीज़ सरकार की है, वहाँ कोई प्राइवेट एक जगह बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता है, हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सब में इक्वलिटी करते हैं। और देखिए इस कैपिटलिज्म ने तो क्लाइमेट चेंज कर दिया, लोग मर रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज से, क्या ये कैपिटलिज्म की वजह से हुआ है। और हमारे सोशलिस्टिक अगर मॉडल में आप आएंगे तो फेयर शेयर होगा। और तो इस तरह से उन्होंने अमेरिकन्स में के यंगस्टर्स में एक फैशन आया है कि हम सोशलिस्ट हैं। और जैसे कि आप रशिया में जाएंगे, मैं कभी जाता हूँ रशिया वगैरह, तो उसमें होता है कि वहाँ के लोग चूँकि रशियन आइडियोलॉजी को देखते हैं तो वहाँ से परेशान होकर वो अमेरिकन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, वेस्टर्न मॉडल बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ भी आप देखिए इकोनॉमिक मॉडल्स को लेकर के पहले मिक्स्ड इकोनॉमी, फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन, फिर अभी मोदी जी ने स्मार्ट सिटीज़ और बुलेट ट्रेन, फिर उसके बाद उन्होंने आज जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें सोचना चाहिए, इंडिपेंडेंट भारत की तरफ सोचना चाहिए। और जब वो भी चुनाव लड़ आए थे पहले तो उन्होंने कहा था कि इंडिया फर्स्ट। तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स आ रही हैं। और चाइना में जो कोविड-19 को लेकर के थोड़ी सी बात करके ज़रूरी है कि जो रिलेशंस हैं आपस में, वर्ल्ड रिलेशंस हैं, वो चीज़ें निभर करके कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा आई हैं और एक्सपोज हुई हैं। क्योंकि वुहान में नवंबर में ही वायरस का पता चल गया था, लेकिन चाइनीज़ ने ये सोच के, क्योंकि चाइनीज़ इकनॉमी बहुत डाउन हो रही थी, स्लो डाउन हो रही थी, वहाँ अनरेस्ट ना हो जाए, और उन्होंने उसको छुपाया। और ये भी हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि ये बहुत डेडली वायरस नहीं है, और उन्होंने जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने वार्न किया उनको भी उन्होंने दबाया। और दिसंबर के लास्ट तक आते आते उन्होंने ये डिक्लेयर किया, और तब भी ये कहा डब्ल्यू एच ओ को कि भाई ये वायरस जो है मैन टू मैन ट्रांसफ़र नहीं होता है। और 23 जनवरी को उन्होंने जा कर के लॉकडाउन किया वुहान का। और ये बात नवंबर में पता चल गई थी, और अब ये पता चल रहा है, अमेरिकन ये क्लेम कर रहे हैं कि वुहान से लगभग 5 लाख लोग माइग्रेट किए बाहर। और लॉकडाउन के बाद भी, वुहान के लॉकडाउन के बाद भी चाइनीज़ ने अपने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में रोक लगाई, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में रोक नहीं लगाई। और चाइनीज़ बाहर जाते रहे। और दिसंबर के समय दो थे, एक चाइनीज़ न्यू ईयर मनाया जा रहा था, क्रिसमस ईयर था, और लोगों ने बहुत माइग्रेट किया। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन इटली में हुआ, इटली में फैला, फिर इटली के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ आया। तो ये एक बात आ रही है कि चाइनीज़ ने ये जानते हुए भी इसको क्यों नहीं रोका।
अकाउंटेबिलिटी चाइना की हो, इसको प्रूव किया जाए, और इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। अमेरिकन ने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। और दूसरा ये बात निभर करके आई कि भाई आप अगर इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में अगर सप्लाई चेन आपके हाथ में है, तो आप इस सप्लाई चेन का इस्तेमाल अपनी डिप्लोमेसी में कर रहे हैं कि हम तुम्हें दवा नहीं देंगे, हम तुम्हें मास्क नहीं देंगे, पहले हमारे पक्ष में बोलो, वुहान के ख़िलाफ़ मत बोलो, वायरस के ख़िलाफ़ मत बोलो। और उन्होंने खुला थ्रेट यूरोपियन यूनियंस को दी। और इस जबकि इंडिया के साथ जब डिमांड आई होलोक्रोइन दवाओं की, तो हमने तुरंत उसकी सप्लाई करी, क्योंकि हमारे यहाँ ये बैन था, हमारे यहाँ नियम नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने तुरंत चेंज किया और ऐसे क्राइसिस में गवर्नमेंट ने हमें सप्लाई दी। तो ये बात कोविड-19 में आई कि डिप्लोमेसी में अगर हमारी सप्लाई चेन किसी कंट्री के ऊपर, चाइना के ऊपर, चाइना एक ट्रस्टेड, एक अकाउंटेबल, एक ट्रांसपेरेंट कंट्री नहीं है, ये बुरी तरह से साबित हो चुका है। और चाइनीज़ में हांगकांग में भी यही हुआ। हांगकांग को जब इंग्लैंड ने दिया था, तो बहुत सारे नियम के साथ दिया था कि आप यहाँ पर ये इसकी अलग संसद होगी, इसके अलग कानून होंगे। और 10 साल के बाद चाइनीज़ ने उन कानूनों का उल्लंघन शुरू कर दिया, और वो चाइना में एक तरह से नेशनल एंथम उनकी बदल रहे हैं, वहाँ पर एक तरह से बहुत कड़ा कानून लागू कर रहे हैं। तो वो जो एक ये भी बात उभर के आ रही है कि जो आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं, आप बाद में उसको वायलेट करते हैं। तो चाइना के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं। पहले अमेरिकन्स क्योंकि उनके साथ थे, उनको उन्होंने शायद सपोर्ट नहीं किया, तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि चाइनीज़ में डेमोक्रेटिक अनसेटलमेंट हो, वहाँ की सीसीपी अनसेटल्ड हो, लेकिन उसके रिएक्शन में सीसीपी ये चाहेगी कि ना, ऐसा ना हो। और इसी वजह से वो चारों तरफ कहा जाता है कि राजनीति में कि जब कुछ खतरा हो तो देशवासियों को बताओ कि बाहर से बड़ा खतरा है। और इसीलिए चाइनीज़ एक मिलिट्री एक थ्रेट चारों तरफ दे रहे हैं। इंडिया के साथ उन्होंने, आपको देखा ही, लद्दाख में वो हमारे साथ गुलवान वैली में संघर्ष कर रहे हैं। और जबकि इंडिया में अगर देखा जाए तो कभी भी हम पीछे नहीं हटे हैं। और साउथ चाइना सी में भी अभी मैंने बताया था कि कैसे वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मिलिट्री थ्रेट दे रहे हैं। हो सकता है अब कई जगह तो यही समझ में नहीं आ रहा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कि आखिर चाइनीज़ चाहते क्या हैं। तो ये भी सोचा जा रहा है कि चाइनीज़ ये चाह रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से उनके इंटरनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। और कश्मीर भी एक हिस्सा है। कश्मीर, अफ़गानिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है साइनो इंडिया चाइना अमेरिका रिलेशन में भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो साउथ एशिया को और रेस्ट ऑफ एशिया से, मिडिल ईस्ट और सारे सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट से जोड़ता है। और अफ़गानिस्तान में एग्रीमेंट हो गया है तालिबान के साथ। और चाइना में शिंगजियांग जो एरिया है, वहाँ मुसलमान एक पॉपुलेशन है, उघर मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। ATIM करके वहाँ पर एक आतंकवादी संगठन है जो चाइना के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। चाइनीज़ उसकी वजह से कि वहाँ पे लोग साथ ना उठा पाएँ, वो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं, अफ़गानिस्तान के नेटवर्क हैं, उनके साथ मिल के काम करता है, जिससे कि हमारे यहाँ गड़बड़ी ना हो। इसीलिए उसने मसूद अजहर को, जब हम कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित किया जाए, तो उन्होंने नहीं किया। और वो चाह रहे हैं कि तालिबान के साथ मिल कर के हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, और वो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में। जबकि इधर हमने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम जुड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा नेचुरल एक तरह से संबंध है। लेकिन जो टेररिस्ट नेटवर्क है उसको चाइनीज़ पुश कर रहे हैं, और वो कश्मीर को इसीलिए चाहते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया बना रहे। और अंत में एक बात और, मैं जो आइडियोलॉजिकल बात थी वो कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी बढ़ रही है कि इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर रहा है। और इंडिया में जो इस समय गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। आइडियोलॉजी भी होती है, हर जो गवर्नमेंट आती हैं अपनी अपनी सोच लेके आती हैं। नेहरू जी का ये मानना था कि उस समय कि भाई हमारा देश नया है, अभी बहुत दिनों बाद आज़ाद हुआ है, हम किसी ब्लॉक्स में ना जाएं, किसी झगड़े में ना पड़ें, इसलिए वो चाइनीज़ के साथ दबते रहे, तिब्बत पर मानते रहे। लेकिन बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी और
इस समय जो गवर्नमेंट आई है मोदी जी की, उस समय तक ये हमारा इंडिया उतना कमज़ोर रहा नहीं है। और जो हमारी राइटिस्ट गवर्नमेंट जो कही जाती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो कश्मीर को वो अपना हिस्सा मानती है। 370 इसलिए उसने हटाया है। बल्कि कहीं ये जो गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी तो अखंड भारत की बात करती है। जो आरएसएस से जो ये आइडियोलॉजी लेती है गवर्नमेंट, अपने विचार लेती है, वो तो 40-75 साल से ये इस बात को गीत गा रहे हैं कि हमें अखंड भारत बनाना है। तो इसीलिए मोदी जी ने आते ही साउथ ईस्ट एशिया के देश और जापान और सारे देशों के साथ, इंडोनेशिया, इंडियन ओशन में भी जो देश हैं उनके साथ पुराने रिश्तों को कुरेदा कि हम तो एक ही थे, हमारा बुद्ध धर्म यहीं से गया, रामायण महाभारत हमारा मौर्य साम्राज्य एक ही था। तो जो इंडिया एफर्ट कर रहा है एक पावर के रूप में, एशिया के पावर के रूप में, वो भी चाइना को अखर रहा है। और इसमें अमेरिका चाइना रिलेशंस इसलिए भी प्रभावित हो रहे हैं कि अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर हमें चाइना को काउंटर करना है एशिया में, तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो मिलिट्री पावरफुल है। इंडियन ओशन में हमारा दबदबा है। मलक्का खाड़ी से कम 80% ऑयल चाइना का यहीं से जाता है। 40% जो हॉर्न ऑफ कहा जाए हॉर्मूज से जो चाइनीज़ का बिज़नेस है वो यहीं से होके जाता है। मलक्का खाड़ी से होता हुआ वहाँ पर हमारा नेवी का अड्डा है। तो इंडियन ओशन पर हमारी नेवी स्ट्रॉन्ग है, हम किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। और चाइनीज़ का जो बिज़नेस है वहीं से जाता है। और शायद इसी की डिपेंडेंस को कम करने के लिए वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी के रूप में उन्होंने एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश की है। लेकिन इस कोविड-19 की वजह से और जो चाइनीज़ ने बहुत पैसा पंप किया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, अब सरकारों में ये कई देशों के अंदर ये फीलिंग आ चुकी है कि ये एक तरह से हम अगर चाइना को आने देंगे तो हम चाइना के इंटरनेशनल डेट में, कर्जे में फंस जाएंगे। और ये बात इसलिए भी निकल कर के आई कि कोविड-19 में जब इकनॉमी फंसी हुई थी तब भी चाइनीज़ ने कंट्रीज़ को कहा कि नहीं, आपको हमारे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो चाइनीज़ राइज़ हुआ एक तरह से अमेरिका का, अमेरिका के पुश से, अमेरिका की पॉलिसीज़ से, जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और चाइनीज़ एक क्लोज्ड कंट्री है, अथॉरिटेरियन कंट्री है, सीसीपी के अंदर वो बिल्कुल क्लोज्ड हैं, उसके मॉडल को, सोशलिस्ट मॉडल को एक कैपिटलिस्ट मॉडल ने डेवलप किया, ये सोच करके कि हमारा यहाँ कैपिटलिज्म बढ़ेगा, हमारा यहाँ पर कब्ज़ा बढ़ेगा, ये बड़ा देश है, यहाँ पे एक हल्की एक स्लेव लेबरी है, चीप लेबर है, चीप इकनॉमी है, हम पैसा कमाएंगे। और लेकिन जो जब ये पैदा हुआ, जैसे कहते हैं हमारे यहाँ पर किसी ने तपस्या करी राक्षस ने और कहा ब्रह्मा जी मैं अमर हो जाऊँ। उन्होंने कहा भाई अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम जिसके हाथ में सर पे हाथ रख दो वो भस्म हो जाएगा। पता चला वो ब्रह्मा जी के ही पीछे पड़ गया कि अब तो मेरे पास पावर मिल गई। वो भागते हुए शिव जी के पास पहुँचे। तो कैपिटलिज्म ने ही इस सोशलिस्टिक मॉडल को खड़ा किया और यही सोशलिस्टिक मॉडल आज कैपिटलिस्ट मॉडल के लिए खतरा बन गया है। और फिर अब अमेरिकन उसको रिवर्स कर रहे हैं और कोविड-19 के केस ने इसमें आग में घी का काम किया है, लोगों की आंखें खोल दी हैं, चाइनीज़ सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि जो चाइनीज़ पॉलिटिक्स में कुछ कर रहे हैं वो और लोग कंट्रीज़ नहीं करते रहे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता रहा है। लेकिन चाइनीज़ का जो एफ़र्ट है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, इनह्यूमन है, बहुत थ्रेटनिंग है, बहुत ही यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ वो जा रहे हैं। वो एक इंटरनेशनल लॉ में एक कहीं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहीं तो एक सीमा होनी चाहिए। वो जमे अब वो समय नहीं है जब आप बिल्कुल किसी कंट्री, सारे कंट्रीज़ को एकदम हिटलर की तरह से चाहेंगे कि हम जीत लें, सारे नेटवर्क हमारे पास आ जाएं, हम यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएं। हालांकि चाइनीज़ ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई पूरी दुनिया में हिटलर की तरह अटैक करके सारे कंट्रीज़ को अपने अधीन कर लें, लेकिन वो इन्फ्लुएंस चाहते हैं। और वो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा चाहते हैं कि आप उनके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं, आप उनके कब्ज़े से बाहर ना जाएं। और इसी का एक साइनो अमेरिकन के बीच में ये सिस्टम की लड़ाई है। और वर्ल्ड ऑर्डर अब आगे चल के क्या होगा ये डिपेंड करता है अमेरिका के चुनाव की बात। अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट आती है, अभी अमेरिका किस तरह से चाइनीज़ पावर को रोकता है। और आने वाली, और ये इशू इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो पूरी जो शक्ति संघर्ष होता है तो फिर वो वायलेंट भी होता है। दोनों शक्तियाँ आपस में जब लड़ती हैं और वायलेंट की स्थिति है, काफ़ी गंभीर स्थिति है। और अमेरिका के इलेक्शन से पहले नवंबर में भी
और जनवरी के बाद भी बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है। तो हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जो हमने अभी सोचा नहीं है, जो हमने कभी देखी नहीं है। हम हमेशा पास्ट की तरफ से सोचते हैं, लेकिन जो आने वाला समय है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि जो इंडियन एजर्टनेस है, हम भी एक विश्व शक्ति के रूप में, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमारा भी एक कहीं स्थान होगा, ऐसा भारत का लग रहा है। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा अमेरिका और चाइना की आपस के स्टेटस में, किस तरह से पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स आगे चलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। 1 घंटे का समय था, 1 घंटा हो चुका है। और मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ, हेमवती नंदन बहुगुणा हिमाचल यूनिवर्सिटी, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को, वहाँ की माननीय कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल जी को, कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।